हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के हमारे सेशन को, हमारे डेली करंट अफेयर को, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। इंटरेस्टिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाली एग्जाम में। तो एंड तक सेशन को देखिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर आप जाइए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे, तो चेकआउट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं 31 अक्टूबर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, भारत ने 77th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो देखिए, 2025 में 26 जनवरी को 76th रिपब्लिक डे मनाया गया था, और हमारे 76th रिपब्लिक डे पर हमने चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया था? ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। 76th रिपब्लिक डे पर 2025 में। अब 2026 में जो हम 77th रिपब्लिक डे मनाएंगे, उसके लिए हमने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है यूरोपीय यूनियन की लीडरशिप को। यूरोपीय यूनियन के दो ऑर्गन हैं, दो अंग है, उनके प्रेसिडेंट को हमने यहां पर इनवाइट किया है। ऑफिशियली इनका कंफर्मेशन नहीं आया है, पर 99% यही आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज हो जाए तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन यूरोपीय संघ का नेतृत्व आएगा इस बार 77th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। पहली बार है इंडिया के इतिहास में जब हमने किसी देश के प्रेसिडेंट या पीएम को नहीं बुलाया। हमारा हमेशा इतिहास रहा है कि हमने जब भी रिपब्लिक डे आया है ना कोई देश का या तो प्रेसिडेंट आता है इंडिया या फिर पीएम आता है ना, हायर अथॉरिटी आती है। लेकिन पहली बार हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को बुलाया है, यह है यूरोपीय यूनियन की लीडरशिप। कौन कौन आने वाले हैं? तो यहां पर दो लोग आने वाले हैं, एक है एंटोनियो कोस्टा, और दूसरी है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो यूरोपीय कमीशन मतलब यूरोपियन आयोग, इसकी एक अध्यक्ष हो गई उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपीय काउंसिल इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों आएंगे हमारे 77th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं हम उर्सुला वॉन डेर लेयन की। तो 2019 में ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। 2024 में एक बार फिर से रीइलेक्ट होकर आई 5 साल के लिए, और अब ये 2029 तक अपने पद पर बनी रहेगी। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि उर्सुला यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला थी 2019 में, है ना। आज तक ये पहली महिला है। प्रोफेशन से देखें तो ये फिजिशियन है, रह चुकी है, और अब ये यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष का पद संभाल रही है। एंटोनियो कोस्टा की बात करते हैं तो ये 1 दिसंबर 2024 को यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। वैसे इनका कार्यकाल 2.5 साल का होता है इस पद पर। ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 9 साल तक पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर हम यहां पर उर्सुला की बात करें तो ये ब्रुसेल्स की रहने वाली है, और एंटोनियो कोस्टा की बात करते हैं तो ये आती है ये कहां से आते हैं? पुर्तगाल से आते हैं। 2004 से 2005 में ये यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो एक पुर्तगाली व्यक्ति है। अब दोनों संस्थाओं के काम की बात आती है कि दोनों संस्थाओं का काम क्या है। यूरोपियन कमीशन जिसकी अध्यक्ष है उर्सुला, यूरोपियन कमीशन की बात करें तो यह नॉर्मली क्या करता है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट का काम करता है यूरोपीय यूनियन के लिए, यूरोपीय संघ के लिए, और बजट को भी संभालता है। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष भी ब्रुसेल्स से ही आती है। इसका डिपार्टमेंटल ऑफिस भी देखने को मिलता है लक्समबर्ग में। सेकेंड संस्था है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपीय यूनियन के लिए की पॉलिसीज और डायरेक्शन, है ना, पर डिसीजन लेने का काम है यूरोपियन काउंसिल का। इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1975 में। एंटोनियो कोस्टा इसके अध्यक्ष हैं, और ये अपने कार्यकाल संभालेंगे 2.5 साल तक। उसके बाद रीइलेक्ट होकर आए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों आएंगे चीफ गेस्ट के रूप में।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 76 रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे 2025 में इस साल, तो ये थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। 1950 में जब हमारा पहला रिपब्लिक डे था ना, तब भी हमारे चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए थे, जिनका नाम था सुकर्णो, पहले रिपब्लिक डे पर। अभी 2025 में भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और अब 2026 में पहली बार किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स आएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेशनल यूनिटी डे किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस, यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल यूनिटी डे को अनाउंस किया था राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, इंडिया के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनकी जन्म जयंती, बर्थ एनिवर्सरी, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो इस बार अभी आज मनाई जा रही है। आपको पता है 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था। इसका उद्देश्य था, क्योंकि देश में डाइवर्सिटी बहुत है ना, इंडिया में डाइवर्सिफाई पूरा इंडिया देखने को मिलता है, लैंग्वेजेस के आधार पर, कल्चर के आधार पर, परंपराओं के आधार पर। तो पूरा देश यूनाइट रहे, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा दिया जा सके, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को बढ़ावा दिया जा सके, और लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जा सके, इसलिए मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। इस बार स्पेशल इसलिए है आज क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और जब इसे शुरू किया गया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139th बर्थ एनिवर्सरी पर इसे अनाउंस किया गया था पहली बार, और तब से इसको शुरू किया गया। और जब 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2015 में, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था भारत को यूनाइट करने के लिए। तो ये नेशनल यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। एक वीक भी मनाया जाता है जिसकी हमने शायद एक दो सेशन के पहले बात की होगी, एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। अक्टूबर का लास्ट जो वीक होता है ना, उसमें मनाया जाता है। तो इस साल ये 27 से लेकर 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। उद्देश्य भारत की पब्लिक सर्विसेज में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, लोगों की जवाबदेही को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य वीक को मनाए जाने का। और इस बार विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम रखी गई है, विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में ही वीक को अनाउंस किया जाता है। और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो जो डे है, वो है नेशनल यूनिटी डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते हैं। 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था। 1947 से 1950 तक फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे हैं। इन्हें समाज सेवा में, भारत की राजनीति में इनके योगदान के लिए 1991 में दिया गया था भारत रत्न। ओके, इंटरेस्टिंग था। अगर हम भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म तिथि देखें कि किस किस नाम से उन्हें मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर, वो इंटरनेशनल लेवल पर नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाई जाती है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। स्वामी विवेकानंद की जयंती है 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इंडिया में इस दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को, यह कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाई जाती है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन डे अंबेडकर जयंती कहा जाता है, समानता दिवस के रूप में भी से मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो 25 दिसंबर को जिनकी जयंती आती है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाई जाती है। और राजीव गांधी 20 अगस्त को इनकी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे चलें, इंपॉर्टेंट थे, एक बार पॉज करके देख लेना, पूछे जा सकते हैं।
आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप जीएस का स्टडी मटेरियल यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 वन लाइनर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आप जीएस में स्कोर करना चाहते हैं ना, तो ये 10,000 वन लाइनर को पढ़ के चले जाना, यहीं से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बायलिंगुअल ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। कोई भी हेडल है, क्वेरी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी हर्डल आ रहा है, तो आप कॉल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के आर्कियोलॉजिस्ट ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक 4000 साल पुराना दिलमुन सिविलाइजेशन का एक मंदिर खोजा है, और यह खोजा गया है कुवैत में। ठीक है, कहां खोजा गया? कुवैत में। मतलब किस देश के आर्कियोलॉजिस्ट थे? तो कुवैत के आर्कियोलॉजिस्ट थे, और कुवैत का ही एक आइलैंड है जहां पर दिलमुन सभ्यता के 4000 साल पुराने मंदिर का साक्ष्य मिला है। कुवैत की खाड़ी क्षेत्र में एक फैलाका आइलैंड है। कुवैत का जो खाड़ी एरिया है वहां पर फैलाका आइलैंड देखने को मिलता है। यहां पर कुवैत और डेनिश आर्कियोलॉजी टीम थी, इन्होंने मिलकर 4000 साल पुराने ब्रॉन्ज एज एरा के मंदिर की खोज की है। वैसे लास्ट ईयर भी ऐसे मंदिर इसी द्वीप पर खोजे गए थे, अब नए मंदिर मिले हैं 4000 साल पुराने। मंदिर एक ऊंचे टीले पर है, जो कि दिलमुन सभ्यता के ही एक पहले प्लेस मिल चुका है, टेल F6 के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो प्लेस है दिलमुन सभ्यता का, यहीं पर एक ऊंचे टीले पर इस मंदिर को भी खोजा गया है। तो दिलमुन सिविलाइजेशन की यहां पर बात होती है, इतिहास में यह हमें देखने को मिलता है 4000 साल पुराने इसके साक्ष्य। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, स्पेशली बहरीन, कुवैत, ईस्टर्न सऊदी अरेबिया, यहां पे जो इलाके हैं वहां पर दिलमुन सिविलाइजेशन का कभी हमें विस्तार देखने को मिलता है। दिलमुन सिविलाइजेशन के यहां पर इन देशों में साक्ष्य मिले हैं, और ये एक ट्रेड सेंटर के रूप में काम करता था। मेसोपोटामिया, जो कि इराक की एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और इंडिया की और पाकिस्तान में फैली हुई जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, इनके बीच में ट्रेड रूट में पड़ता था दिलमुन सिविलाइजेशन। हालांकि ये इन फ्यूचर चल के आगे चलकर खत्म हो गई थी ये सिविलाइजेशन, क्योंकि माना जाता है कि हो सकता है कि यहां पर देखिए किसके बीच में था, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, ओके, और एक मेसोपोटामिया सभ्यता, इसके बीच में ट्रेड रूट के रूप में ये देखने को मिल रहा था। अब ऐसा माना जाता है कि शायद जलवायु परिवर्तन के कारण या फिर ट्रेड रूट के बदल जाने के कारण ये सभ्यता फिर वहां से चली गई और विलुप्त हो गई। तो साक्ष्य तो मिले हैं बहरीन, कुवैत और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में। अभी इसका एक और मंदिर खोजा गया है 4000 साल पुराना, कुवैत की खाड़ी रीजन में फैलाका आइलैंड पर। ओके, तो दिलमुन सिविलाइजेशन ट्रेड सेंटर था। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मतलब जब इंडिया में सिंधु घाटी सिविलाइजेशन थी, तब हमें कुवैत के क्षेत्रों में, मिडिल ईस्ट के देशों में दिलमुन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिल रहे थे। तो यह व्यापार रूट पे पड़ता था बीच में, तो ये एक ट्रेड सेंटर के रूप में काम करता था। यहां से काफी सारी चीजों का ट्रेड किया जाता था मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बीच में, जैसे कॉपर, मोती, लकड़ी, खजूर, मिडिल ईस्ट में काफी होता है, कीमती पत्थर, तो इनका ट्रेड किया जाता था। एक सुमेरियन ग्रंथ है, इसमें इसे पवित्र भूमि और अमरता का स्थान के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया है। मंदिर और पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुवैत के फैलाका द्वीप पर 4000 साल पुराना मंदिर मिला है, अभी हमने जिसकी बात की। तो ये जो दिलमुन सिविलाइजेशन है जिसका मंदिर मिला है, ये मिडिल ईस्ट के देशों में कभी देखने को मिलती है, इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अमेजन फेस परियोजना किस देश में शुरू की गई है? अमेजन फेस प्रोजेक्ट, इसे शुरू किया गया है ब्राजील में। कहां शुरू किया गया है? ब्राजील में। ब्राजील में अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, इनमें एक रिसर्च की जा रही है। किस चीज पर? देखो, अमेजन जैसा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है,
वो इन फ्यूचर जब CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा वायुमंडल में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ता जा रहा है और CO2 वायुमंडल में बढ़ती जा रही, सही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन भी हमको देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, ड्राई और ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बहुत ज्यादा पानी गिरेगा, तो ऐसी स्थिति में यहां के जो पेड़ या जो अमेज़न का फॉरेस्ट है वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, इस पर रिसर्च करने के लिए अमेज़न फेस प्रोजेक्ट को ब्राजील के द्वारा शुरू किया गया है। ब्राजील के जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट रीजन है, यहां पर इसको शुरू किया गया है। ब्राजील की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, अमेज़न फेस प्रोजेक्ट। उद्देश्य पता चल गया, किया क्या जाएगा। तो देखो यहां पर आप देखेंगे कि एक एरिया है जिसके बीच में पेड़ है ना, पेड़ों को घेर लिया गया है, इसे कहा जाता है। देखिए पहले तो फेस का फुल फॉर्म समझेंगे, फेस प्रोजेक्ट है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, फेस का फुल फॉर्म, यानी ओपन एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक CO2 का स्तर बढ़ाकर देखा जा रहा है कि रेन फॉरेस्ट उस बढ़े हुए स्तर में कैसे रिएक्शन करने वाले हैं। इसमें यह किया जाएगा कि 6 स्टील के रिंग्स बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी हमने देखे, और उनके बीच में जो एडल्ट ट्रीज है, मतलब जो वयस्क ट्रीज है 50 से 70 ऐसे वयस्क ट्री को सभी रिंग में डाला जाएगा। 3 रिंग में ट्रीज को फ्यूचर प्रोजेक्शन CO2 लेवल पर रखा जाएगा, मतलब जो रिंग में पेड़ पौधे ना उनको वहां पर दिया जाएगा। इन फ्यूचर जब भविष्य में 20 साल 30 साल बाद जो CO2 का लेवल होगा वो अभी इंक्रीज किया जाएगा वहां पर, और देखा जाएगा भाई कि ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सारे पेड़ पौधे। हर 10 मिनट का डेटा लिया जाएगा, CO2 ऑब्जर्व कितना कर पा रहे हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन कितना अच्छा वापस छोड़ पा रहे हैं, जल वाष्प का उत्सर्जन, इनके जो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाने की प्रक्रिया उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और क्या ये सर्वाइव करेंगे इन फ्यूचर या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, CO2 बढ़ती जा रही। तो इन सभी मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में यह शुरू किया गया है। पूरा प्रोजेक्ट फेस प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया है, ठीक है। अमेज़न फेस प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश है ब्राजील। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं सभा कहां आयोजित की गई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं बैठक या समिट का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी के विकास के लिए, सभी देशों को एक साथ लाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसका गठन किया था, तो इसका हेडक्वार्टर भी हमें हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। अभी क्या हुआ है कि इसकी 8वीं समिट का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका इनॉग्रेशन किया। उद्देश्य क्या है? सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करना, आपस में मिलकर चर्चा करना, इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये 8th समिट थी, नई दिल्ली में आयोजित की गई, द्रौपदी मुर्मू ने इसका इनॉग्रेशन किया। एक पहल को यहां पर एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, सनराइज इनिशिएटिव। ओके, इसका उद्देश्य पुराने जो सौर पैनल है उनको रिसाइकल करना, नए रोजगार बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो इसके लिए सनराइज इनिशिएटिव को भी 8th सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग या बैठक में शुरू किया गया है इस इनिशिएटिव को। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम से समझ में आएगा, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है ना। इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाना देशों के बीच में कि भाई सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाए और सभी देश मिलकर इसका यूज करें। तो इसके प्रति यह संस्था कार्य करती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में पेरिस में जब COP21 की बैठक का आयोजन किया गया था, तब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे शुरू किया था। 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है और आशीष खन्ना इसके वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं, इंडियन है। आगे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 की संस्था के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में कैजुअली डेटा मेंशन किया गया, रैंक नहीं है, तो आप इतना याद कर लोगे ना कि
रिपोर्ट किसने जारी की, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको रिपोर्ट से ही आना है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 को जारी किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, यूएनईपी। तो इसने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 को जारी किया। हर साल यूएनईपी इस रिपोर्ट को निकालता है। रिपोर्ट में किसकी बात की जाती है, तो जो रिपोर्ट है ना, इसमें इस चीज को देखा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा देश कितनी ज्यादा तैयारी कर रहा है, कितना ज्यादा निवेश कर रहा है, और एक्चुअल जो निवेश किया जा रहा है और जितनी जरूरत है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उनके बीच का गैप कितना ज्यादा है। समझ में आया? एक्चुअल कितना पैसा चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और कितना दिया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, इनके बीच का जो गैप है ना, वही है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। इसी चीज को मेजर किया जाता है, इसी चीज को देखा जाता है कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो यूएनईपी इसे जारी करता है। इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पर क्लाइमेट एडेप्टेशन की लागत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उनको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए ताकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोग चेंज हो पाए, वहां का जो इकोनॉमी है, सिस्टम है, वो चेंज किया जा सके। तो पैसा बहुत चाहिए, लेकिन फंडिंग घटती जा रही है देशों के पास, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। 2023 में इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस घटकर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है, जबकि 2022 में यह 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब घटता जा रहा है, जबकि जरूरत बढ़ती जा रही है। असल में जरूरत 2023 में लगभग 310 से 365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है हर साल, लेकिन मिल कितना रहा है, 26 बिलियन, 28 बिलियन, ये बताया गया। यानी आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच में काफी ज्यादा गैप है। लगभग 284 से 339 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए संस्थाएं काम करें, वर्ल्ड के देश काम करें, आगे आए। यही है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। यूएनईपी जारी करता है। मैंने आपको बता दिया है संस्था का काम क्या है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इंगर एंडरसन इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं और 193 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है यूएनईपी की मेंबर के रूप में। केंद्र सरकार ने कौन से केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। कल मैंने आपको एक आसियान समिट के बारे में बताया था, वहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जो 44th और 45th आसियान समिट है, उसका आयोजन लाओस में किया गया था, है ना। शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशन का मुझे ध्यान आ गया, और शायद मैंने आपको इंडोनेशिया बताया होगा वहां पर, तो उसको करेक्ट कर लेना, वो लाओस में। ठीक है ना। 44th और 45th समिट का आयोजन किया गया था लाओस में, आसियान की, और 46 और 47 आसियान समिट का आयोजन किया गया कहां पर? कुआलालंपुरम, मलेशिया में। डन। यहां पर आते हैं। केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। यह 8वां सेंट्रल पे कमीशन है। अच्छा, केंद्रीय वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होता है? सेंट्रल के जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी, उनकी सैलरी, पेंशन, है ना, उनकी अलायंसेस, इन सभी मुद्दों पर यह विचार विमर्श करता है और इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है ना। यह देखता है, जांच करता है सैलरी, अलायंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके पेंशन कितनी है, क्या है, और अगर उन पर, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो फिर उस पर गवर्नमेंट को सुझाव देता है कि कितना बढ़ाया जाना चाहिए, क्या सुधार किया जाना चाहिए। यह काम होता है केंद्रीय वेतन आयोग का। तो सबसे पहली बार भारत में केंद्रीय वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था, आजादी के भी पहले। ठीक है ना। अभी यह 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके गठन को मंजूरी दी है। इसमें 3 मेंबर होंगे। एक अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज है ये, रंजना प्रसाद देसाई, ये है अध्यक्ष। और पैनल में 2 अदर मेंबर होंगे। 3 लोगों का यह पैनल होगा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की
पूर्व जज रंजना प्रसाद देसाई 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष है। करेगा क्या? कमीशन लगभग 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल के हैं, 69 लाख पेंशनर की सैलरी और अलायंसेस की जांच करेगा। 1.2 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन पाने वाले लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है गवर्नमेंट को, तो ये 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। काम मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका काम क्या है। सबसे पहली बार भारत में केंद्रीय वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। तब इसके अध्यक्ष थे पहले श्रीनिवास वरदाचारी, ये अध्यक्ष थे और इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो मई 1947 में इन्होंने गवर्नमेंट को सौंपी थी। 7th केंद्रीय वेतन आयोग सेंट्रल पे कमीशन, इसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। यह 7वां केंद्रीय वेतन आयोग था और अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया और इसकी अध्यक्ष बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रसाद देसाई। आगे आ जाएं। द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट बनी हैं। यह उड़ान किस वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई थी? इंटरेस्टिंग। आपको पता है राफेल लड़ाकू विमान जो हमारा फाइटर जेट है, उसमें उड़ान भरने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू और इस उड़ान को आयोजित किया गया था अंबाला वायुसेना स्टेशन पर। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू पहली भारत की प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने रफाल में उड़ान भरी है। अच्छा, इस रफाल को चला रहे थे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन अमित घैनई। तो अमित घैनई इसे उड़ा रहे थे, उड़ान इनके द्वारा संचालित की जा रही थी और प्रेसिडेंट ने भी इनके साथ 30 मिनट राफेल जेट में उड़ान भरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू वैसे 2023 में असम के जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है उसमें 2023 में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भर चुकी है। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में ये पहले उड़ान भर चुकी है 2023 में और अब 2025 में राफेल में इन्होंने उड़ान भरी है। इंडिया की पहली प्रेसिडेंट जो कि राफेल में जिन्होंने उड़ान भरी। कहां पर? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो 30 मिनट की यह उड़ान थी। 200 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ाया गया था राफेल और 700 किलोमीटर पर आवर की गति से इसने उड़ान भरी है। राफेल जेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रांस का एक लड़ाकू विमान है जिसको फ्रांस से इंडिया ने लिया है। इंडिया के पास अभी 36 राफेल विमान है। डसॉल्ट एविएशन जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इसने राफेल का निर्माण किया है। तो 2020 में हमारे इंडियन एयरफोर्स में राफेल को शामिल किया गया था। 36 राफेल अभी हमारे पास है। विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2020 में राफेल में उड़ान भरी थी और राफेल पायलट बनी। उड़ान भरना मतलब यहां पर खुद चला है, तो राफेल पायलट बनी थी पहली महिला शिवांगी सिंह, विंग कमांडर 2020 में। केंद्रीय सरकार ने रबी 2025 फसल सत्र के लिए किसानों को कुल कितनी उर्वरक सब्सिडी देने का निर्णय किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी रबी सीजन है, अब बुआई शुरू होगी, 2025 के लिए फसल सत्र के लिए किसानों को ऑल ओवर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो देने का अनाउंसमेंट किया है। 37,952 करोड़ रुपए, 37,952 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी केंद्र सरकार देगी रबी की फसलों के लिए 2025 रबी सीजन में। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होता है पता है? किसानों को फर्टिलाइजर कम दामों पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी फर्टिलाइजर बनाती है और या फिर विदेशों से परचेस करती है, उनको गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसानों को कम दामों पे फर्टिलाइजर बेच दो, जिसमें आपकी खरीद है ना उससे भी कम दामों पे बेच दो। आप कंपनी को बीच में जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट देगी कंपनी को। तो ये होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। इंडिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया जा सके, किसानों की लागत कम हो और फसलों उन्नत फसल पैदा हो, फसलों की पैदावार बढ़े, किसान फसलों को पैदा करने के लिए या खेती के लिए प्रोत्साहित हो, इन सभी उद्देश्यों से फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है। सेम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी होता है, MSP जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उनका उद्देश्य भी यही होता है।
तो इसीलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई है रबी 2025 के हार्वेस्ट सीजन के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 37,952 करोड़ रुपए की यह फर्टिलाइजर सब्सिडी है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो फास्फोरस सल्फर की जो सब्सिडी है उसमें 736 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नाइट्रोजन और पोटाश की सब्सिडी जो पिछले अभी खरीफ 2025 की फसल में जो दी गई थी ना, वैसी दरें सेम रखी गई है। मतलब इसमें ना तो कमी की गई है ना बढ़ाया गया है सब्सिडी को। नाइट्रोजन और पोटाश की सेम है जो खरीफ फसल पर दी गई थी 2025 में, लेकिन फास्फोरस और सल्फर पर सब्सिडी को 736 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। अगर हम पर किलोग्राम देखें तो फास्फोरस पे 43.60 रुपीस की सब्सिडी दी जाती थी, बढ़ाकर ये 47.96 हो गई है। सल्फर पर बढ़ गई है 1.77 से लेकर 2.87 पर केजी रुपीस में, है ना। नाइट्रोजन पर 43.02 पर किलोग्राम, ये सेम है, और पोटाश पर भी सेम है। ओके, ये जो नई रेट्स हैं ये 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इंडिया में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें अभी बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर मंथ में बो दी जाती है और उधर मार्च अप्रैल तक उसे काट लिया जाता है। अगर हम रबी फसलें देखें तो गेहूं रबी की फसल है, जो चना, मसूर, सरसों, मटर, अभी आएगा मटर, तो ये रबी की फसलें। खरीफ की फसलों में जिनकी बुआई की जाती है बारिश के मौसम में, जून जुलाई, और इनको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। स्पेशली सोयाबीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मूंगफली से क्वेश्चन आता है। धान की फसल राइस, ये खरीफ फसल है, और मोटा अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास भी खरीफ की फसल है। जायद की फसलें जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, पानीदार फसलें होती है जैसे तरबूज, खरबूज, मूंग, उड़द, खीरा, सब्जियां, वेजिटेबल्स दूसरी, तो ये जायद की फसलें हैं। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन द्वारा 2025 में टॉप एग्री फूड प्योनीर का पुरस्कार किस भारतीय शेफ को दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन, इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल का टॉप एग्री फूड प्योनीर अवार्ड एक भारतीय शेफ को दिया गया जिनका नाम है संजीव कपूर। नाम सुना होगा संजीव कपूर का, देखा भी होगा, है ना, बहुत ही फेमस शेफ है इंडिया के। अब इन्होंने क्या किया, लोगों तक हेल्दी खाना और न्यूट्रिशन की पहल को बढ़ावा देने के लिए संजीव कपूर को यह अवार्ड दिया गया। संजीव कपूर वैसे तो बहुत फेमस शेफ हैं, लेकिन इन्होंने समाज सेवा के लिए भी काफी काम किए। जैसे 25 लाख से ज्यादा पौष्टिक खाने स्कूल के बच्चों के लिए इन्होंने दिया है। आयरन वाला बाजरा, जिंक वाला वीट इनको बढ़ावा दिया है। इसके अलावा न्यूट्री पाठशाला से स्कूल और फार्मर्स को जोड़ा है ताकि न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इनके जो समाज सेवा के लिए जो इनके काम है ना, इनके प्रोफेशन से संबंधित ही इन्होंने काम भी किए और समाज सेवा भी की। तो इसीलिए शेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन ने टॉप एग्री फूड प्योनीर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अलग अलग लोगों को भी दिया गया है, लेकिन इंडिया से ये एक ही मिला है संजीव कपूर को, और वर्ल्ड के दूसरे देशों के लोगों को भी दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने संजीव कपूर को 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2017 में इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन दुनिया भर में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि ईटिंग, न्यूट्रिशन, फार्मिंग में अच्छा काम करते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। 1986 से ये दिया जा रहा है। फाउंडर नॉर्मन बॉरलॉग थे और यूएसए में ये दिया जाता है। यूएसए का ही एक फाउंडेशन है वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन, तो इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। यहां पर एक एक फैक्ट को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18th संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे को पूरा किया? तो यह हो जाएगा आईएनएस सतलज। निम्न में से कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित कर रहा है? तो यह हो जाएगा इंडिया। चर्चित कुनार रिवर किस देश में स्थित है? तो यह बहती है अफगानिस्तान में। 2025 का उर्सुला के एल गिनी फिक्शन प्राइज किसे और किस कृति के लिए दिया गया? तो ये ऑथर हैं श्रीलंका के वज्र चंद्रशेखर। इनकी नॉवेल रेक्सफॉल के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। कैमरून के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से री इलेक्ट होकर कौन आए हैं? पॉल बिया।
पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति, ऑलमोस्ट 90 टू 93 वर्ष की एज है इनकी। सबसे अधिक एज में आज तक इतिहास से प्रेसिडेंट बनने वाले किसी भी देश में ये सबसे एजेड व्यक्ति है, कैमरून के प्रेसिडेंट। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। विकिपीडिया की तरह ही ग्रोकीपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है हमारे एलन मस्क। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मेलिसा किस सागर में आया है? कैरेबियन सी में। चर्चित खिलाड़ी प्रीतिस्मिता भोई का संबंध किस खेल से है? तो यह वेट लिफ्टिंग के प्लेयर है। निम्न में से कौन आसियान का 11th मेंबर कंट्री बना है? तो यह बना है कौन? ईस्ट तिमोर। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो जाते हैं, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। भारत में ब्लास्ट डिसीज में से सबसे अधिक कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो ये चावल प्रभावित होता है, राइस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को न्यायिक रूप से लागू न करने की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये आर्टिकल 37 में दी गई है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और किस ईयर में संथाल विद्रोह हुआ ये भी बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और पीडीएफ को क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से ले लीजिए। मॉक टेस्ट भी आपके लिए फ्री है, तो वहां पर लगाइएगा आप और आंसर जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।